हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फैक्ट्री पर। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिस सीरीज के माध्यम से हम लोग खान सर के जो पॉकेट जी के बुक यानी सेकंड एडिशन वाला जो बुक है उसको लाइन बाय लाइन रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि कंप्लीट बुक को रिवीजन करना, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पीछे में सेशन हो गया है उसको प्ले के माध्यम से देख लीजिएगा। प्ले जो है इस चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग एक एक करके सभी सेशन को जरूर देख लीजिएगा जो पीछे में हो चुका है। अभी हम लोग जो देखने वाले हैं ये जो है ज्योग्राफी यानी भारत का जो भूगोल है उसका तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो दूसरा लेक्चर भी इस भूगोल में नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पहला और दूसरा लेक्चर को हम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़े थे, और तीसरा लेक्चर जो आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है इसको हम लोग जो है पीसी के माध्यम से पढ़ेंगे, जो आप लोग को केवल स्क्रीन ही दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों से कह देना चाहूँगा, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, यदि आप लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस दुनिया में तो नहीं कह सकते हैं, पूरे भारत भर में इससे अच्छा बुक आप लोग को नहीं मिलेगा। यानी ये इकलौता बुक है जहां से आप लोग को जीएस के लिए जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जीएस के लिए आप लोग को इसके अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि आप लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा बुक मत पढ़िए। पढ़ना है तो ये बुक पढ़िए और करेंट अफेयर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करिए। इसी बुक का रिवीजन करिए, तभी जो है आप लोग हर एग्जाम में झंडा गाड़िएगा जहाँ पर जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए खैर, इतना ही हम कह सकते हैं। इस बुक का खासियत आप सभी लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बिहार दरोगा का एग्जाम जो हुआ था 1275 वाला का, उसका प्रीवियस ईयर निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये बुक जो है कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट सेशन में एक चैप्टर देख चुके थे और दूसरा में भी देख चुके थे, और आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भारत का जो है भूगर्भिक इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तब जो है आप लोग को स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। तब हम लोग रिविजन यहाँ पर लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला पॉइंट आप लोग के सामने है, सभी लोग पढ़िएगा ध्यान से। तो देखिएगा पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। पहला पॉइंट है, भारत में भूगर्भिक इतिहास में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों पाई जाती है। भारत में हिमालय पर्वत और उससे संबंधित नवीन मुड़दार पर्वत श्रेणियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की अपेक्षा अधिक नई चट्टानों से निर्मित है। सिंधु गंगा के मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत श्रेणियों के निर्माण के बाद हुआ है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, सिंधु गंगा के मैदान का जो निर्माण हुआ है ये हिमालय पर्वत श्रेणियों के निर्माण के बाद हुआ है। चलिए यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझिएगा। खैर जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है डायग्राम, जो कि हम लोग आगे इस डायग्राम के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोग इस डायग्राम को समझिएगा कैसे आप लोग को पढ़ना है। तो भारत चट्टानों का वर्गीकरण देखिएगा, थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ, तब जो है आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या देखना है, तो आर्कियन समूह के चट्टान के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो है पुराण समूह की चट्टाने के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो है द्रवियन समूह चट्टाने के बारे में पढ़ना है। आर्यन समूह की चट्टाने के बारे में हम लोग को देखना है। जैसे कि पहले हम देखिएगा नहीं, आर्कियन समूह चट्टान में देखिएगा तो दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, आर्कियन क्रम पढ़ेंगे और धरवाड़ क्रम को देखेंगे। पुराण समूह की चट्टान में देखिएगा तो कुड़पा क्रम को देखेंगे, विंध्य क्रम को देखेंगे यानी श्रेणी को देखेंगे। उसके बाद द्रविड़ समूह की चट्टान को जो है हम लोग सिंगल देखेंगे, और उसके बाद आर्यन समूह की चट्टान को जो है हम लोग चार पार्ट में देखेंगे। गोंडवाना क्रम देखेंगे, डक्कन ट्रेप देखेंगे, टर्शियरी चट्टानें देखेंगे और क्वाटनरी समूह की चट्टानें देखेंगे। तो आई होप कि अब आप लोगों को पता चल गया है कि हम लोग जो है चट्टानों को कितने पार्टों में और कौन कौन से जो है पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं, यानी इसका वर्गीकरण आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से अब समझने का प्रयास करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के पास जो है टाइम से इसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा जब भी क्लास लाइव होगा इस चैनल पर। आर्कियन क्रम में देखिएगा तो ये चट्टानें भारत में पाए जाने वाला सबसे प्राचीन चट्टान समूह है, जो प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग को घेरता है। ये चट्टानें विभिन्न प्रकार की हैं, नीस ग्रेनाइट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन जो है, और उसके बाद देखिएगा अंतिम में तो डोलोमाइट। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आप देखिएगा धरवाड़ क्रम। तो धरवाड़ श्रेणी देखिएगा तो ये चट्टानें मुख्य रूप से दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से लेकर कावेरी तट तक मिलती है। आर्थिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें है।
इसमें देखिएगा लिखा गया है विभिन्न प्रकार के धातुओं जैसे सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जास्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि की प्राप्त धरवाड़ चट्टाने से होती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा। मैं फिर से जो है यहाँ पर प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा और स्लो करके मैं आप लोग को पढ़ाऊँ, क्योंकि फास्ट पढ़ाने से आप लोग जो है ट्रैक तो कर लीजिएगा कि मैं कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्या लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, बट समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जो पढ़ेंगे थोड़ा सा भले समय लेकर पढ़ेंगे, लेकिन पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो ये तो सेशन जो है खैर 2 से 2.5 घंटा चलेगा। देखते हैं आप लोग का सपोर्ट जहाँ तक बना रहेगा चलेगा। तो आज का सेशन 2 घंटा से कम तो चलने वाला है नहीं, तो आराम से पढ़ेंगे एकदम। धारवाड़ चट्टानों से प्राप्त विभिन्न खनिज पदार्थ आप लोग देखिएगा, सीसा, अभ्रक, कोबाल्ट, ग्रेनाइट, गार्नेट, फ्लोराइट और एस्बेस्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर के पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है कुड़प्पा क्रम। तो कुड़प्पा श्रेणी रेंज में देखिएगा तो यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें समय के साथ विभिन्न प्रकार की जलज क्रियाओं द्वारा टूट फूट होने के कारण घाटियों में हो घाटियों में जमा होती रहती है, जो बाद में चट्टानों का रूप ले लेती है। ये चट्टानें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहलाती है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुंडप्पा जिले के नाम पर किया गया है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। जहाँ अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ये जरूर पॉइंट याद रखिएगा। इस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। किस प्रकार के? तो कुड़प्पा जैसे चट्टान में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में सब सॉरी एक बार फिर से पढ़िएगा। कुड़प्पा क्रम के चट्टानों से हमें तांबा, निकल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, जास्पर, एस्बेस्टर, डायमंड, चूने का पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। तो ये भी पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है। अगले यहाँ पर देखिएगा विंध्य पर्वत श्रेणियाँ के बारे में देखिएगा। तो विंध्य क्रम में देखिएगा तो इन चट्टानों का निर्माण कुंडप्पा चट्टान के बाद हुआ है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। कुडप्पा चट्टान के निर्माण के बाद किसका निर्माण हुआ है? तो आप लोग कहिएगा विंध्य क्रम के चट्टानों का, तथा इसका नामकरण विंध्याचल के नाम पर हुआ है। इन चट्टानों से हमें तांबा, निकल, कोबाल्ट, जास्पर, एस्बेस्टस, पन्ना, हीरा, चूने का पत्थर आदि मिलते हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। द्रव्यण समूह इन चट्टानों को क्रेम्बियन से लेकर मध्य कार्बोनिफेरस तक माना जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कोयला, बलुआ पत्थर एवं रासायनिक उर्वरक आदि इस समूह की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या प्राप्त होता है? तो कोयला, बलुआ पत्थर, रासायनिक उर्वरक आदि जो है यानी ETC इस समूह के चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अगले जो 6 नंबर पर देखिएगा हम लोग को जो पढ़ना है आर्यन समूह की चट्टाने के बारे में है। कार्बोनिफेरस से आरंभ होकर प्लीस्टोसिन काल तक पाई जाती है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग को पढ़ना है मैदानी और पर्वतीय भाग का निर्माण भी इसी समय में हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें पहले पार्ट देखिएगा तो गोंडवाना क्रम देखिएगा तो इसका निर्माण काल जो है कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच माना जाता है। भारत का 98% कोयला इसी चट्टान में पाया जाता है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा किस चट्टान में भारत का 98% कोयला पाया जाता है, या किस चट्टान में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है भारत में। तो आप लोग क्या याद रखिएगा? तो आप लोग याद रखिएगा गोंडवाना क्रम में। दक्कन क्रम, तो दक्कन क्रम में आप लोग याद रखिएगा इसका निर्माण क्रिटेशियस काल से लेकर इओसियन काल के बीच हुआ है। टर्शियरी क्रम, तो टर्शियरी क्रम देखिएगा इस क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है निर्माण काल इओसिन युग से लेकर प्लायोसिन युग तक माना जाता है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। इस अवधि को टर्शियरी महाकल्प कहा जाता है। इस समय भारत को अपना वर्तमान स्वरूप मिला था। बलुआ पत्थर, चिक्का मिट्टी, लाल व पीला गेरू इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग अंतिम पॉइंट यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें जो है चौथा जो पॉइंट है क्वाटनरी क्रम, तो क्वाटनरी क्रम देखिएगा इस काल की चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसिन तथा वर्तमान काल के अवसादों से हुआ है। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ है।
प्लीस्टोसीन काल में खाद्य पदार्थ और पेड़ पौधे के अतिरिक्त जीव जंतुओं का भी अस्तित्व मिलता है, जैसे दालचीनी, मछलियाँ, सीप, मोलस्क, सीप, स्तनपायी जीव। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। इस प्रकार भारत का प्रायद्वीपीय भाग प्राचीन समय से वर्तमान समय तक विभिन्न चट्टानों से भरा हुआ है। यहाँ पर नोट में देखिएगा लिखा गया है, पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग और जो है आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ से जो है हम लोग को तीसरा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत का भौतिक स्वरूप यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला पॉइंट में लिखा गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय भाग जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखिएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारत जो है ये भूभाग जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारतीय भूभाग किसका हिस्सा था? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है वहाँ से यहाँ पर कैसे आ गया। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये जो है बहुत सालों का प्रक्रिया होता है, जिससे जो है वहाँ से चलते चलते खसकते खसकते पर्वत जो है आकर जो है यहाँ पर मिल चुका है। यानी हम लोग हमारा जो भारत है ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका ये सब जो है एक जगह था। तो ये जो वहाँ से टूटा तो अलग अलग दिशाओं में जो है मूव कर गया। हम लोग जो है इसको मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को केवल ये याद रखना है कि भारत का जो भूभाग है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का और कौन कौन सा हिस्सा था? तो आप लोग को एक ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका था, दक्षिण अमेरिका था, अंटार्कटिका, ये सब जो है गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। अगला पॉइंट है, भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% भाग पर पर्वत, 18% भाग पर पहाड़ी, 28% भाग पर पठार तथा 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। तो ये परसेंटेज आप लोग को लगभग में जरूर याद रखना है। यहाँ पर पॉइंट में नहीं बताया गया है, लगभग में ही आप लोग को याद रखना है कि 11% भाग पर पर्वत है, 18% भाग पर पहाड़ी है, 28% भाग पर पठार है और 43% जो है भाग पर क्या है? तो मैदान है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। तो भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदान, थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये 6 प्रकार से जो है भारत को बांटा गया है। किसके? तो भौतिक संरचना के अनुसार। तो भौतिक संरचना के अनुसार धरातल को 6 पार्टों में बांटा गया है, भारतीय धरातल को। आई होप ये 6 पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें हिमालय, हिंदुकुश एवं पटकाई बूम पर्वत शामिल है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी स्थित है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते भी हैं वो कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया, हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृत को दर्शाती है। ये नवीन मोटदार पर्वत है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां भी शामिल है। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। संसार की सर्वाधिक ऊंचाई चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी ये सभी जो है यहीं पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, एवरेस्ट चोटी को तिब्बत भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ पर्वतों की रानी होता है। तो चोमोलुंगमा कहाँ पर कहा जाता है? तो आप लोग कहिएगा तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। इसे सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा के भी नाम से जाना जाता है। ये ध्रुवीय प्रदेश से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत को नैसर्गिक ऊष्मा प्रदान करती है। ये मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में वर्षा करवाने में सहायक है।
क्षैतिज सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद यानी द्रोणी का निर्माण हुआ, यानी बेसिन का निर्माण हुआ। इस द्रोणी यानी इस बेसिन में अवसादों के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो है पूरा जो है विस्तार से यहाँ पर बताया गया, ध्यान से समझिएगा तो आप लोग को पूरा डिटेल में समझते चलते आ जाएगा, यदि पहले थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे इसके बारे में तो। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। हिमालय को हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर चार प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो कौन कौन सा? तो सबसे पहला देखिएगा ट्रांस हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि जो है पर्वत श्रेणियां आती है। केटू या गार्डविन आस्टिन जिसका ऊंचाई 8611 मीटर है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह क्षेत्र करेवा के लिए प्रसिद्ध है जहाँ जो है जाफरान की खेती की जाती है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है, जो केटू है ये वर्तमान में भारत का जो है हिस्सा नहीं है, भारत का पार्ट है, बट इस पर जो है भारत का कब्जा नहीं है। इस पर पीओके वाले क्षेत्र में आता है, यानी इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। अगला जो यहाँ पर देखिएगा तो अगला जो क्षेत्र है ये हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय वाला क्षेत्र है। तो जो इसी को तीन नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय जानते हैं इसको। यह जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट यानी नेपाल में जो स्थित है ये है, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, कामेट व नामचा वर्मा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं जो आप लोग को ध्यान से याद रखना है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। तो बृहद हिमालय जो है लघु हिमालय से कब अलग होती है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है अलग होता है। तो ये पॉइंट आप लोग है। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच क्या स्थित है? तो आप लोग कहेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। हिमाचल अगला जो यहाँ पर श्रेणी देखिएगा हिमाचल श्रेणी या इसी को लघु या मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियाँ है। बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। यहाँ अल्पाइन चारागाह मिलते हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। इन्हीं अल्पाइन चारागाहों को उत्तराखंड में बुग्याल तथा प्यार कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सब जो है इसी घाटी के अंतर्गत पाए जाते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि जो है लघु हिमालय में ही अवस्थित है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान लघु हिमालय में ही अवस्थित है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है घूमने जाते हैं। ये बहुत जो है लुभावन दृश्य है। यहाँ पर देखिएगा तो बुझाएगा कि स्वर्ग वाले इलाके में ही हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा नोट में जो लिखा गया है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र धार्मिक स्थल लघु हिमालय में अवस्थित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 मिनट में यहाँ पर प्रयास करूँगा कि जो यहाँ पर क्लास जो ओबीएसली हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, एक बार जो है पूरा जो है यहाँ पर टेक्निकल जांच कर लें। तो यहाँ पर जो है ऑल क्लियर है। यहाँ पर ऑडियो का ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग को भी भविष्य में टीचर बनना होगा तो आप लोग को ओबीएस का ज़रूरत पड़ने वाला है। ओबीएस से ही ये सभी जो है लाइव सेशन लेना पॉसिबल है या रिकॉर्डेड क्लास करना पॉसिबल है। तो ओबीएस का ज़रूरत आप लोग को बाद में पड़ने वाला है यदि हमारे जैसे आप लोग ऑनलाइन टीचिंग सेक्टर में आना चाहेंगे तो चलिए यहाँ पर जो है पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आइए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है। तो लघु हिमालय जो है शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जैसे
देहरादून, हरिद्वार, शिवालिक के निचले भाग को तराइन कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच है। हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में खैबर, बोलन और गोमल आदि दर्रे जो हैं। वहीं उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया, पटकोई, लुसाई की पहाड़ियाँ है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। तो ये भी ध्यान आप लोगों को रखना है पॉइंट को। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को जो है कंटिन्यू यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हिमालय का जो है प्रादेशिक विभाजन दिया गया, डायग्राम के माध्यम से आप लोग को बताया गया, तो ध्यान से आप लोग ध्यान ध्यान से जो है समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा प्रादेशिक विभाग लिखा गया है, यहाँ पर लंबाई लिखा गया है और यहाँ पर विस्तार लिखा गया है। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय का जो भाग देखिएगा, तो ये जो है इसका लंबाई आप लोग से पूछेगा तो 560 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य ये स्थित है। कुमाई हिमालय देखिएगा तो ये 320 किलोमीटर लंबा है, सतलज व काली नदियों के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय देखिएगा तो 800 किलोमीटर लंबा है, ये काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। असम हिमालय का विस्तार देखिएगा तो 720 किलोमीटर तक है, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। ये जरूर आप लोग डायग्राम में जो जो पॉइंट लिखा गया है सभी को आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बतलाइए असम हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो आप लोग को ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच। असम हिमालय का विस्तार जो है कितने किलोमीटर तक है, तो आप लोग 720 किलोमीटर तक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला पॉइंट है माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है तथा अवस्थिति नेपाल में है। तो आप लोगों से पूछेगा कि बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो आप लोग कहिएगा माउंट एवरेस्ट है। कहेगा कितना मीटर ऊंचाई है बताइए, तो आप लोग कहिएगा 8848। तो 8848 मीटर इसका ऊंचाई है। आप लोग कहिएगा आप लोगों से कोई पूछेगा या एग्जामिनर पूछेगा इसका अवस्थिति क्या है, कहाँ है, यानी इसका लोकेशन आप लोग बताइए, तो आप लोग कहिएगा ये नेपाल में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। विच्छेदरी पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, किसका नाम, तो विच्छेदरी पाल का नाम याद रखिएगा। ये प्रथम भारतीय महिला बनी थी जो माउंट एवरेस्ट पर जो है एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने वाली 1984 में सफलतापूर्वक चढ़ी थी, यानी शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी भारतीय। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान में नेपाल के सीमा के निकट स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। हिमालय क्षेत्र में अनेक हिमनद हैं जो निम्न है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर हिमनद का नाम, यहाँ पर स्थिति और यहाँ पर लंबाई इसका बताया गया है। तो सियाचिन जो हिमनद है ये काराकोरम में स्थित है और यहाँ पर देखिएगा 75 किलोमीटर ये लंबा है। उसके बाद जो है सासैनी जो है ये भी काराकोरम का पार्ट है। हिस्पार जो है ये भी काराकोरम का पार्ट है। बियाफो काराकोरम का पार्ट है। वाल्टोरा जो है ये भी काराकोरम का पार्ट है। चोंगो लुगमा जो है ये भी काराकोरम का पार्ट है। कोडिपिन जो है ये भी काराकोरम का ही पार्ट है। रिपो काराकोरम का पार्ट है। इसका लंबाई आप लोग याद करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है पुनमाहा जो है ये कश्मीर का जो है पार्ट है। गंगोत्री जो है ये उत्तराखंड का पार्ट है। जेमू जो है ये सिक्किम और नेपाल में पाया जाता है। रूपल जो है ये कश्मीर का पार्ट है। तो सोनापानी जो है ये हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। और दियामीर ये कश्मीर का पार्ट है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर बृहद मैदान के बारे में देख लेते हैं। तो बृहद मैदान क्षेत्र को हम सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी श्रृंखला का सबसे बड़ा मैदान कहते हैं। बृहद मैदान क्षेत्र हिमालय के समानांतर जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्र 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया ब्यास, यमुना, गोमती, रावी, चिनाब, सतलज एवं चंबल नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बृहद मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले भावर क्षेत्र, उसके बाद तराइन क्षेत्र, उसके बाद भागर क्षेत्र और उसके बाद जो है अंतिम में खादर क्षेत्र। तो 4 आप लोग को क्षेत्र याद रखना है किसका, तो बृहद मैदान के
ये 4 भाग बाँटा गया है, 4 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले हम लोग भावर क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। तो भावर क्षेत्र के बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। भावर हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है जिसका निर्माण बड़ी चट्टानों से होता है। यहाँ कंकड़ पत्थर की प्रधानता होती है। यानी जो भावर क्षेत्र है, मान लीजिए कोई नदियाँ चल रही है तो सबसे पहला जो पानी गिरेगा जमीन पर गिर रहा है तो यहाँ पर पत्थर भी आएगा। यानी पर्वत पर से नदियाँ गिर रही है तो यहाँ पर पत्थर ज़्यादा मात्रा में जुट जाएगा जहाँ पर गिर रही है। तो उस वाले क्षेत्रों को हम लोग भावर क्षेत्र के नाम से, सॉरी, हाँ, उस क्षेत्र को हम लोग भावर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यानी जब नदी आगे बढ़ेगी तो जो है अब छोटा छोटा पत्थर आने लगेगा। तो चलिए आगे समझते हैं। तराई यह भावर के दक्षिण में स्थित है। 20 से 30 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी वाली दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर घास के मैदान और घने जंगल हैं। यह क्षेत्र अत्यधिक नम और घने जंगलों से आच्छादित है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यानी यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है पत्थर का मात्रा नहीं होता है, ये सब दलदली मटिया हो जाता है। दलदली माटी हो जाती है तराइन वाले क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग बांगर देख लेते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उच्च भूमि को बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में रेत व कंकड़ की प्रधानता होती है। बांगर में गेहूँ, कपास व अन्य कई फसलों पैदा होती है। अगला जो पॉइंट है 4 नंबर पर देखिएगा, खादर। तो ये प्रतिवर्ष बाढ़ों के दौरान मृदा की गई नई परत जमा होने से निर्मित नदिया के बाढ़ के मैदान को खादर कहते हैं। ये सघन खेती व आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो देखिएगा ये खादर जो होता है, मान लीजिए पहाड़ पर से नदियाँ चल रही है तो मान लीजिए अभी के डेट में देखिएगा तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सभी नदियाँ जो है उफान पर होगी। तो जो खाल वाला इलाका है, जो ढलान वाला इलाका है, वहाँ पर सभी पानियाँ जो है नदियाँ का आकर लग जाएगा। तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी आएगा, पहाड़ से मिट्टी आएगा, किसी दूसरे स्थान से मिट्टी आएगा। जहाँ पर पानी जमा हुआ है वहाँ पर लेकर सभी मिट्टियाँ जो है नदियाँ छोड़ देगी। तो वहाँ पर जो मिट्टी बन जाता है, वहाँ का जो मिट्टी होता है उसी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। वहाँ पर घना आबादी भी होता है और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, तो वहाँ पर फसलें तैयार भी होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग को पढ़ लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग का स्वरूप लगभग त्रिभुजाकार है। यह भारतीय भूभाग का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। यहाँ गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। यह जो है गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। इस पठार में जटिल तथा प्राचीनतम काल भी भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती है। यहाँ पर देखिएगा कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में स्थित है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहा गया है यह पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ी, उत्तर में विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, कैमूर की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ी, दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट का पहाड़ियाँ स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है अलग अलग दिशा में कौन कौन सा पहाड़ियाँ इसी जो है रेंज के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। ये सभी जो है जो जो अभी मैं आप लोग को नाम बतलाया हूँ, जो जो पहाड़ियों का नाम बतलाया हूँ, ये सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। आप लोग यहाँ पर सुने होंगे त्रिभुजाकार जो है इसका जो है संरचना है। तो आप लोग देखिएगा ये जो है भारत के नीचे वाला जो है पार्ट हो गया। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा और मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मान लीजिए ये जो है ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर जो पर्वत है, ये सब जो पर्वत है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और बीच में ये सब, और यहाँ पर देखिएगा ये जो है सतपुड़ा रेंज है, विंध्याचल पर्वत आ जाएगा। ये सब जो है इसमें जितना भी पर्वत आ रहा है ये सभी जो है किसका हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो इसमें जितना भी पर्वत आएगा ये सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कोई है तो वो है कौन, तो अनाई मुड़ी। इसका ऊंचाई आप लोग से पूछेगा मीटर में, तो 2695 मीटर ऊंचा है प्रायद्वीपीय पठार। इसके प्रमुख उप विभाग हैं, देखिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला देखिएगा तो पश्चिम में मालवा का पठार, दूसरा में देखिएगा तो दक्षिण में दक्कन का पठार, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार।
चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसको डिटेल में। तो पश्चिमी मालवा का पठार में देखिएगा, यह राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है एवं इसका ढलान उत्तर की ओर है। यह एक ज्वालामुखी पठार है। इस पठार से चंबल और बेतवा नदी निकलती है। तो पश्चिम में जो मालवा का पठार है, इसका विस्तार आप लोग याद रखिएगा कि इसका विस्तार राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात तक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तक जो है इसका जो विस्तार है किसका, तो मालवा का पठार का। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, चंबल और बेतवा नदी निकलती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दक्षिण में दक्कन का पठार। यह एक लंबा त्रिभुजाकार भूभाग है जो उत्तर में विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। इसका ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रमुख नदियाँ देखिएगा जो यहाँ पर दक्कन के पठार से निकलती है, वो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इसी क्षेत्र से जो है नदियाँ प्रवाहित होती है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब ये तीसरा पॉइंट पर देखिएगा, पूर्व में छोटा नागपुर का पठार। यह पूर्वोत्तर में स्थित है। इस पठार का मुख्य विस्तार झारखंड में है तथा इसके अतिरिक्त उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के धातु, अयस्कों एवं कोयले का भंडार है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये छोटा नागपुर वाला पठार के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ चुका है कि इसका विस्तार जो है झारखंड से लेकर उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ तक जो है इसका विस्तार है। और यहाँ पर जो है प्रमुख खनिज कोई पाया जाता है, धातु पाया जाता है, तो वह है कोयला। कोयला का भंडार इसको माना जाता है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रे के बारे में हम लोग यहाँ पर याद रखते हैं। तो पश्चिमी घाट के दर्रा हम लोग याद रख लेते हैं। देखिएगा भोर घाट दर्रा जो है ये कहाँ पर है, तो आप लोग को ये भोर घाट जो दर्रा है ये किसको किससे जोड़ता है, तो पुणे से मुंबई को जोड़ता है। पालघाट दर्रा कहाँ आप लोग को याद रखना है, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। थालघाट दर्रा जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और सेनकुट दर्रा जो है ये मदुरई को तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। तो ये जो है तीनों चारों जो है नाम याद रखिएगा। चारों दर्रा का नाम याद रखिएगा कि कौन से दर्रा कहाँ पर स्थित है और किसको किससे जोड़ता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान व हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। किसका, तो अरावली श्रेणी का। तो आप लोग से पूछेगा अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है, तो आप लोग कहिएगा गुरु शिखर। इसका लंबाई पूछ लेगा, ऊंचाई पूछ लेगा, तो 1722 मीटर ऊंचा है। इसके पश्चिम में लूनी नदी तथा पूरब से बनास नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है। तो आप लोग जो भी यहाँ पर मैं पर्वत के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जैसे अरावली श्रेणी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो अरावली श्रेणी का विस्तार याद रखिएगा कि किस किस राज्य में इसका विस्तार है। इसका जो है सबसे ऊंचा चोटी कौन है, उसका जो है ऊंचाई कितना है, और यहाँ से कौन कौन से नदियाँ निकलती है, ये इतना पॉइंट आप लोग को हर एक जो है पर्वत से याद रखना। आइए अब हम लोग विंध्य श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का भी काम करती है और बांटने का भी काम करती है। दोनों पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। यह जो है परतदार चट्टाने से बनी हुई है। उसके बाद देखिएगा सतपुड़ा श्रेणी है। तो सतपुड़ा रेंज में देखिएगा तो ये दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। यह अवसादी चट्टानों से बना है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री जो सर्वोच्च शिखर उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर देखिएगा तो कालसूबाई, जिसका ऊंचाई जो है 1664 मीटर है। एवं दक्षिणी सह्याद्री का देखिएगा तो सर्वोच्च शिखर जो हो जाएगा ये कुद्रे मुख हो जाएगा, जिसका ऊंचाई 1892 मीटर है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी जो है यह महाबलेश्वर है।
इसका ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा 1438 मीटर है। महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, वेन्ना, सावित्री, गायत्री एवं कोयना निकलती है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सत्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन पर अवस्थित है। तो ये आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। नीलगिरी जो पहाड़ियाँ है ये जो है पश्चिमी घाट के पहाड़ियाँ है, और पूर्वी घाट के पहाड़ियाँ का जो मिलान स्थल है जो मिलान स्थल है वहीं पर ये स्थित है, यानी नीलगिरी पहाड़ियाँ उसी को कहते हैं जो दोनों को मिलाता है, यानी दोनों को जोड़ता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को जो है देखते हैं। इससे जो है इससे आगे जो पॉइंट है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आई होप कि जितना मैं अभी तक आप लोग को पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से क्लियर होता होगा। यदि आप लोग को अभी भी कोई पॉइंट से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो जो लाइव कमेंट बॉक्स चल रहा है उसमें भी पूछ सकते हैं, या जब आप लोग रिकॉर्डेड इस वीडियो को देखेंगे, इस सेशन को देखेंगे, तो आप लोग जो है ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जब देखूंगा तो दे दूंगा। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है पूरा विस्तार से आगे के पॉइंट को जो है कवर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोदा बेटा, जिसका ऊंचाई आप लोगों से पूछेगा 2637 मीटर है, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अन्नामुड़ी है। तो अन्नामुड़ी का ऊंचाई पूछेगा तो 2695 मीटर है। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा यानी तमिलनाडु जनजाति यही निवास करती है। तो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध जो जनजाति है टोडा जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, तो आप लोग कहिएगा यहीं, यानी जो ये जो है कौन था, हम लोग क्या देखे थे यहाँ पर जो मिलान स्थल था नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी वाले क्षेत्र में ही क्या करती है निवास करती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो टोडा जनजाति यहीं पर निवास करती है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। ये जो है इलायची के जो पहाड़ियाँ है ये भी जो है सॉरी कार्डमम या इसी को इलायची के पहाड़ियाँ बोला जाता है। यहाँ पर इलायची का खेती ज़्यादा होता है तो इसीलिए इलायची का पहाड़ियाँ भी इसी का नाम है, यानी इसी को बोला जाता है। तो कार्डमम पहाड़िया है इलायची का पहाड़िया कहेगा तो आप लोग कहिएगा नीलगिरी से और जो है दक्षिण में, यानी सबसे दक्षिण में जो है यही पहाड़िया है कार्डमम के पहाड़िया। सेवराय के पहाड़िया जो है ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत ये पहाड़िया पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है थारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछ लेता है कि बताइए तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल्स स्टेशन जो है हिल स्टेशन थारकॉड किन पहाड़ियों में अवस्थित है, तो आप लोग क्या कहिएगा कार्डेमम के पहाड़ियों में ये अवस्थित है। सॉरी सेवराय के पहाड़िया में स्थित है, कार्डेमम नहीं सेवराय के पहाड़िया में स्थित है। अगला जो पहाड़िया का नाम आता है यहाँ पर महादेव पहाड़िया। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जिसका ऊंचाई 1350 मीटर है। कैमूर पहाड़िया मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाल पहाड़िया का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है और इसका ऊंचाई 1036 मीटर है। अमरकंटक के पश्चिम भाग से नर्मदा नदी, उत्तरी भाग से सोन नदी और दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अमरकंटक के पश्चिम से कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी। अमरकंटक के उत्तरी भाग से कौन नदी, तो आप लोग कहिएगा सोन नदी। दक्षिणी भाग से कौन, तो आप लोग कहिएगा महानदी निकलती है। अगले जो पॉइंट है यहाँ पर गढ़ जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। तो गढ़ जात की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पर जो है कौन जनजातियाँ निवास करती है, तो गोंड जनजाति निवास करती है। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। कौन किससे संबंधित था, तो ये सभी जो है प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित था। अब हम लोग तटीय मैदान को देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा जो है आप लोग पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोग को पूरा बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराऊंगा तटीय मैदान के बारे में। सभी लोग एक बार जल्दी से
सभी लोग पढ़िए, जो भी पूर्वी का पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान के बारे में भी क्विकली रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा लिखा गया है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह दक्षिण यह दक्षिण में तमिलनाडु तथा उत्तर में पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। यह इस तटीय मैदान का निर्माण महानदी गोदावरी, कावेरी और कृष्ण नदियों से हुआ है। इस भूभाग में वर्षा उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर से 3000 mm तक होती है। मैदान की चौड़ाई देखिएगा तो मैदान की चौड़ाई देखिएगा तो 100 से 130 किलोमीटर है। कोरोमंडल तट भी पूर्वी तटीय मैदान का एक हिस्सा है। तो कोरोमंडल जो तट है ये भी पूर्वी तटीय मैदान का एक हिस्सा है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा वो जो है पार्ट हो जाएगा, तो कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट। तो कोरोमंडल जो तट है इसका जो विस्तार है ये कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक जो है इसको जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। गोलकुल गोलकुंड सॉरी गोलकुंडा तट जो है इसका विस्तार देखिएगा तो कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक माना जाता है। उत्तरी सरकार तट देखिएगा तो गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक माना जाता है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों में अवस्थित है। सही पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे के पॉइंट को समझते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक प्राकृतिक पोताश्रय है जो डॉल्फिन डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए। तो डॉल्फिन जो है नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। अगला पॉइंट देखिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान। तो अभी जो है हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देखा, अब हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देखेंगे। यह एक जो है संकरा मैदानी भूभाग है जो पश्चिमी घाट से अरब सागर तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ के द्वारा अधिकतर एस्चुरी का निर्माण होता है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ ताप्ती, नर्मदा और मंडोपी हो जाएगी। कोंकण व मलाबार तट इसी क्षेत्र में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा, तो कोंकण तट, केनरा तट और मलाबार तट। तो कोंकण तट का विस्तार देखिएगा तो गुजरात से लेकर गोवा तक को जो है तटीय क्षेत्र को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। केनरा तट को जो है गोवा से मंगलुरु तक को तटीय क्षेत्र को जाना जाता है। मलाबार तट जो है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को जाना जाता है। पश्चिमी तट पर अनेक यानी पश्च जल यानी बैक वाटर क्षेत्र मिलते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ये पर्यटन एवं मत्स्य पालन के लिए उचित दशाएं प्रदान करते हैं। यही पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। वेवनाड कयाल भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल में अवस्थित है। वेवनाड जो झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग कहिएगा केरल में ये स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है। केरल की प्रसिद्ध नौका दौड़ का आयोजन पुनामदा पुनामदा कयाल में किया जाता है। अष्टमुदी कयाल भी केरल में ही स्थित है। अगला जो पॉइंट है, वस्तुतः कयाल लेगून झील ही होते हैं। यहाँ समुद्र या महासागर का खारा पानी और नदियों के मीठे पानी के मिलने से विशेष प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। केरल के 3 कयाल रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित है। अष्टमुदी झील कयाल और उसके बाद जो है संस्था कोट्टा झील कयाल तथा वेवनाड कोल कयाल या झील। तो ये सभी पॉइंट याद रखिए।
चलिए अभी हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग का जो स्टार्ट होता है, एक नया पॉइंट स्टार्ट होता है, द्वीप समूह। तो भारत में 608 द्वीप समूह है, जिसमें अरब सागर में 36 है तथा बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप स्थित है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा द्वीप है। यहाँ पर देखिएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का जो है महत्वपूर्ण द्वीप समूह है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का महत्वपूर्ण यह द्वीप है और इसका राजधानी यानी अंडमान निकोबार का जो राजधानी हो जाएगा ये पोर्ट ब्लेयर है। और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। लैंडफॉल द्वीप इसका सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप जो है इसका यानी अंडमान निकोबार द्वीप का यह सबसे उत्तरी द्वीप है। यह कोको जलमार्ग के द्वारा म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। कोको द्वीप को चीन ने लीज पर लेकर यहाँ अपना निगरानी तंत्र स्थापित किया है। यानी जो कोको द्वीप है ये जो म्यांमार के पास था, वो म्यांमार जो है वो लीज पर किसको दे दिया है, तो चाइना को दे दिया है। ये पॉइंट आप लोग देखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो आप लोग याद रखते होंगे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी आप लोग याद रखते हैं। तो जो इंदिरा पॉइंट है जो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग कहिएगा ये जो है ग्रेट निकोबार में, यानी अंडमान निकोबार में जो अलग अलग द्वीप है उसमें जो देखिएगा तो वो जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वहाँ पर ये स्थित है, जो सबसे दक्षिण में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दो ज्वालामुखी स्थित है। कौन कौन सा, तो नारकोंडम और जो है दूसरा वैरन द्वीप। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। तो अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है ये बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग को ये सैंडल पीक है। मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। तो अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो आप लोग को ये 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह 36 द्वीपों का समूह है। अंड्रेट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है ये मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है, तो अगाती द्वीप है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 11 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप समूह को दो भागों में विभाजित करती है या दो भागों को जोड़ती है। 11 डिग्री चैनल के उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नारो द्वीप है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यानी अमीनी द्वीप को जो है कनानोरे द्वीप से कौन अलग करता है, तो आप लोग 11 डिग्री चैनल यहाँ पर नोट डाउन करके बतलाया गया है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है। यह प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। मिनिकॉय द्वीप को छोड़ लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीप पर जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। तो मिनिकॉय को छोड़कर बाकी सभी मलयालम बोला जाता है, बट मिनिकॉय में कौन सा भाषा बोला जाता है, तो महल भाषा बोली जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। और ये मलयालम कहाँ की भाषा है, तो चलिए आगे के पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण द्वीप देखिएगा, तो यहाँ पर द्वीप हो जाएगा जो पुर्तगाल उपनिवेश पूर्व में है। मांजुली द्वीप हो जाएगा, एलिफेंटा द्वीप हो जाएगा, श्री हरिकोटा सालसेट द्वीप हो जाएगा। ये सभी जो है अन्य द्वीप में शामिल है। इसका लोकेशन भी आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग लोकेशन भी जल्दी जरूरी याद रखिएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह का नाम हम लोग याद रखेंगे। तो कोलकाता, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पारादीप ये उड़ीसा में स्थित है। ये सभी जो बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं जो है एनोर क्या हो जाएगा, बंदरगाह हो जाएगा। ये सभी पॉइंट आप लोग का पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून आप लोग याद रखिएगा। तो चिल्का, पुलिकट तथा कोलेरू, ये सब जो है लैगून कहाँ पर स्थित है, ये जो है पूर्वी तट पर स्थित है। आइए हम लोग लेगुन के बारे में पूरा विस्तार से समझते हैं। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में प्रवेश कर जाता है और धीरे धीरे उस क्षेत्र में बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी
इसी जलीय रूप को लैगून कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, संदापर्ण, सदापर्वण, सदापर्णो वन एवं पर्णपाती वनों का समायोजन है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। देखिएगा दो चार वर्ड ऐसा ऐसा रहता है जो हमसे उच्चारण नहीं हो पाता है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि जो है यहाँ पर पढ़ने नहीं आता है। आप लोग जो है, आप लोगों में से एक तो लोग होंगे जो बोलेंगे कि पहले हिंदी पढ़ के आइए। तो देखिए मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आप भी पढ़ाने बैठिएगा, कैमरा के सामने बैठिएगा, तो आपको आपको भी उच्चारण करने में जो है जीभ लटपटा आ जाता है। ऐसा बात नहीं है कि मैं उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, कर पाऊंगा, आसानी से कर लूँगा। मैं, आप लोग देखे होंगे कि मैं पीछे में जो सेशन लिया हूँ, यदि मैं इसी बात को हाली हाली पढ़ाने लगूंगा तो पूरा बेहतरीन तरीके से उच्चारण कर दूंगा। बट स्लो पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता हूँ। तो इसीलिए जो है हमारा स्पीड मेंटेन करने की वजह से जो है यहाँ पर सही से वर्ड का उच्चारण नहीं हो पाता है। अदरवाइज मैं इसको फास्ट पढ़ाने लगूंगा तो ऑटोमेटिक जो है ठीक हो जाता है, कोई भी वर्ड नहीं फंसता है। आप लोग गौर किए होंगे इस बात को। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आगे लिखा गया है बंगाल की। देखिए मैं आप लोगों को एक बार जो है इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जब मैं फास्ट पढ़ाता हूँ तो यहाँ पर नहीं फंसता है जल्दी वर्ड। तो बंगाल की खाड़ी में कई ऐसे द्वीप हैं जिनका निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई है, जलोढ़ मृदा के निक्षेप से हुआ है। उदाहरण के लिए गंगा सागर द्वीप एवं न्यूमुर द्वीप। गंगा सागर द्वीप हुगली के समीप 20 किलोमीटर लंबी द्वीप है, जबकि न्यू मूर द्वीप निर्माण हाल के वर्षों में हुआ है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली असम में स्थित है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा के निक्षेप से हुआ है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है शिखर, यहाँ पर ऊंचाई लिखा गया है और यहाँ पर अवस्थिति लिखा गया है। तो सैंडल पीक जो है इसका ऊंचाई आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बताइएगा 738 मीटर, और इसका स्थिति उत्तरी अंडमान है। माउंट लुथिर, इसका ऊंचाई आप लोगों से पूछेगा तो 642 मीटर। ग्रेट निकोबार, माउंट डियो वाली जो है इसका ऊंचाई 515 मीटर, मध्य अंडमान में ये स्थित है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को इधर याद करते हैं। तो हमको जो है ये जो डायग्राम वाला है, जो याद करने वाला है, ये तो नहीं जो है रिवीजन कराना चाहिए। इसको आप लोग को डायरेक्ट जो है याद करना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ तो ये सभी पॉइंट आप लोग को रिवीजन कराऊंगा। माउंट कोयोबो जो है ये इसका ऊंचाई 460 मीटर है और इसका स्थिति दक्षिणी अंडमान है। माउंट हैरियट जो है इसका ऊंचाई 450 मीटर है, दक्षिण अंडमान में स्थित है। भारत की प्रमुख घाटियाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, भागीरथी घाटी एवं मंदाकिनी घाटी आदि अनेकों घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया, यानी यहाँ पर अब नागरिक नहीं जा सकते हैं। मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। भारत की प्रमुख घाटियाँ का नाम आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए मैं एक बार क्विकली रिवीजन कराता हूँ। गुरु घाटी लद्दाख में, कनौर घाटी हिमाचल प्रदेश में, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश, सौर घाटी उत्तराखंड, जोहार घाटी उत्तराखंड, जुकू घाटी नागालैंड, धर्मा घाटी दार्जिलिंग, शांत घाटी केरल में, मरखा घाटी लद्दाख, संगला घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, दून घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, युयांग घाटी सिक्किम, कम्बम घाटी जो है ये तमिलनाडु। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है, यहाँ पर हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर का नाम यहाँ पर लिखा गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसका ऊंचाई 4848.86 मीटर है। लगभग में 8848 या 1850 मीटर आप लोग याद रखिएगा। केटू या गाडविन आस्टीन जो कि भारत में स्थित है, पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। इसका ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, 8586 मीटर। मकालू नेपाल में स्थित है, 8481 मीटर। धौलागिरी ये भी नेपाल में स्थित है, 8167 मीटर। गंगा पर्वत ये भी नागा पर्वत ये भी भारत में स्थित है, 8126 मीटर ये ऊंचा है। अन्नपूर्णा ये नेपाल में स्थित है, 8091 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी भारत में स्थित है। कामेत भारत में स्थित है। नमचा बर्मा तिब्बत या चीन में स्थित है। गुरुला मंधाता ये तिब्बत चीन में स्थित है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, आप लोग से पूछेगा भारत में वर्तमान में
पूछेगा कि वर्तमान भारत में बताइए सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा कंचनजंगा। पूछेगा भारत में कहेगा तो कंचनजंगा, भारत के कहेगा तो आप लोग बताइएगा केटू गाडविन आस्टिन। केटू या गाडविन आस्टिन आप लोग नाम याद रखिएगा। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भागों को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर मैं जूम आउट करूंगा क्योंकि यहाँ पर पूरा फुल पेज में डायग्राम के माध्यम से कुछ लिखा गया है। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। तो भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ का नाम लिखा गया है। गाडविन आस्टिन काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका ऊंचाई आप लोग याद रख लीजिएगा। नागा पर्वत जो है ये हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, इसका भी नाम याद रखिएगा। ये भारत का सर्वोच्च शिखर है कौन सा, तो गाडविन आस्टिन जो है ये भारत का सर्वोच्च शिखर है। नंगा पर्वत जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नंदा देवी बृहद हिमालय का पार्ट है और ये उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर पर्वत है। कंचनजंगा जो है ये बृहद हिमालय का पार्ट है। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नमचा बर्मा काराकोरम का पार्ट है, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बद्रीनाथ ये बृहद हिमालय का पार्ट है, इसके लिए कुछ नहीं लिखा गया है। केदारनाथ ये बृहद हिमालय का पार्ट है। माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अमरकंटक जो है ये मैकाले पर्वत का पार्ट है। धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा का जो है ऊंचा पर्वत है और ये जो है अरावली एवं पूर्वी अरावली का पूर्वी भाग जिसे महादेव पहाड़ी के नाम से जानते हैं वहाँ पर ये स्थित है। और ये देखिएगा माउंट आबू जो है ये राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, इसे गुरु शिखर भी कहा जाता है। अमरकंटक जो कि मैकाले का पार्ट है ये नर्मदा व सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। कलसू भाई ये हरिश्चंद्र श्रेणी के अंतर्गत आता है। अन्नामुड़ी जो है यह अन्नामलाई पर्वत का जो है ऊंचा चोटी है, ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। डोडा बेटा जो है डोडा बेटा ये नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है, ये डोडा जनजाति का निवास स्थल भी है। महेंद्र गिरी जो है पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी है और ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से जो है हम लोग का चौथा चैप्टर अब स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है भारत की जलवायु। चलिए हम लोग इसको भी क्या करते हैं, क्विकली रिवीजन करते हैं। एक बार रुकिएगा मैं थोड़ा सा देख लूँ कि हम लोग को अभी जो है कहाँ तक इतना जो है टारगेट सेट करें कि उतना हम लोग रिवीजन कर पाएँ। एक बार रुकिएगा। तो चलिए हम लोग जो है केवल इसके आगे वाले पार्ट को देख पाएंगे, यानी जो पांचवा है ये पूरा लंबा है तो इसको हम लोग आज के सेशन में कवर नहीं कर पाएंगे। 4 नंबर जो चैप्टर है यानी भारत की जलवायु तक ही आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं एक बार जो है ऑडियो और वीडियो जो है यहाँ पर जांच लूँ कि पूरे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए ऑडियो और वीडियो सब क्लियर है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा जलवायु से संबंधित पॉइंट देखिएगा, किसी स्थान अथवा देश के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों आदि के दीर्घकालीन औसत को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान के अल्प अवधि के वायुमंडलीय अवस्थानों अवस्थानों को मौसम कहा जाता है। संपूर्ण भारत को जलवायु की दृष्टि से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश माना जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुआ है। भारत में मौसम संबंधित सेवा वर्ष 1875 में आरंभ की गई थी। उस समय इसका मुख्यालय शिमला में था। वर्तमान में इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के मौसम संबंधी मानचित्र भी यहीं से प्रकाशित है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारतीय जलवायु को जो है प्रभावित करने वाले कारक, स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार देखिएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एवं कर्क रेखा भारत के अलग अलग कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अंततः यहाँ का तापमान जो है उच्च रहता है। समुद्र से दूरी, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत के पश्चिम तट, पूर्वी तट तथा दक्षिण भारतीय क्षेत्र पर समुद्री जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसी एक जो है इसका ये भी कारण हो जाएगा। उत्तरी पर्वतीय श्रेणी में देखिएगा तो हिमालयी क्षेत्र भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। भू आकृति में देखिएगा तो भारत की भू आकृति संरचना, पहाड़, पठार, मैदान, रेगिस्तान भी भारत का जलवायु को प्रभावित करता है।
मानसूनी हवाएं देखिएगा तो मानसूनी हवा भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा एवं गति आदि का स्थान विशेष के जलवायु पर व्यापक असर होता है। जेट स्ट्रीम देखिएगा तो जेट स्ट्रीम उत्तरी क्षोभ मंडल में आमतौर पर मध्य अक्षांश में भूमि से 614 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पूर्व तीव्र गति से चलने वाली एक वायुधारा का नाम है। इसकी गति सामान्यतः 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम से है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में होता है। इन चक्रवातों का व्यापक प्रभाव पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय भागों की मौसमी दशाओं पर पड़ता है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ भूमध्य सागरीय प्रदेश से आता है। यह देश के उत्तरी मैदानी भागों व पश्चिमी हिमालय प्रदेश की शीतकालीन मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं। एल नीनो प्रभाव। भारत में मौसमी दशाएं एल नीनो से प्रभावित होती है। एल नीनो एक संकरी गर्म समुद्री जलधारा है जो कुछ वर्षों के अंतराल पर पेरू ठंडी जलधारा को विस्थापित कर देती है। वर्ष 1987 में भारत में भयंकर सूखा एल नीनो का ही परिणाम था। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचा है। फिर 1 जून को चेन्नई एवं तिरुपुरम तक पहुंचता है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे के पॉइंट को देखते हैं। 5 से 10 जून के बीच कोलकाता एवं मुंबई को छूता है। 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर पहुंचता है। 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में पहुंचता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। पहला जो है शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु और चौथा जो है शरद ऋतु। इसका काल मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु का काल, यह ऋतु मार्च से मई तक रहती है। वर्षा ऋतु जो है ये जून से सितंबर तक रहती है। शरद ऋतु जो है ये 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक रहता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया मानसून की यह शाखा श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप तक सक्रिय रहती है। बंगाल की खाड़ी शाखा 2 धाराओं में आगे बढ़ती है। इस धारा की उत्तरी धारा मेघालय में स्थित खासी पहाड़ी में दस्तक देती है तथा दूसरी धारा दबाव द्रोणी के पूर्व छोर से बाईपास और मुड़ जाती है। यहाँ से यह हवा की धारा हिमालय की दिशा में साथ साथ दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यह धारा भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कराती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अरब सागरीय मानसूनी शाखा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा से अत्यधिक शक्तिशाली है। इसके 2 प्रमुख कारण है। कौन कौन सा है? तो अरब सागर बंगाल की खाड़ी से आकार में बड़ा है, ये एक कारण है। दूसरा जो है अरब सागर की अधिकांश शाखा भारत में पड़ती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा से म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड तक चली जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है मौसम के अनुसार वर्षा का वितरण। तो वर्षा का मौसम यहाँ पर समय और यहाँ पर वार्षिक वर्षा लिखा गया है। तो पूर्व मानसून काल जो है ये मार्च से मई तक और 10% वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है जून से सितंबर तक 73.7% वार्षिक वर्षा होती है। पर्वतीय जो है मानसून देखिएगा तो ये अक्टूबर से दिसंबर, ये यहाँ पर 13.3% वर्षा होती है। शीत ऋतु में यानी उत्तरी पश्चिम मानसून से जो वर्षा आता है जनवरी से फरवरी में, ये 2.6% वार्षिक मानसून से। देखो कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, भारत में मानसीन राम व चेरापूंजी की औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर है तथा
जैसलमेर की वार्षिक वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर है। पूरे देश की वार्षिक वर्षा का औसत 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच है। जुलाई माह में संपूर्ण देश में मानसून सक्रिय होता है। अधिकांश वर्षा का समय जून से सितंबर तक होता है। आइए आगे के पॉइंट को और समझते हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। अंततः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, पर्वत की वजह से नहीं होता है। सर्दी में देखिएगा तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो लौटती वर्षा कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है, न कि जो है आती वर्षा, यानी जब मानसून चलता है तो उस समय जो है तमिलनाडु में वर्षा नहीं होता है। कब होता है? तो जब भारत से होकर वर्षा लौटता है, यानी लौटती मानसून में होता है। अल्गिनी या एल नीनो जो है इसके बारे में देखिएगा तो प्रबल अल नीनो घटनाएं कमजोर मानसून की स्थिति को दर्शाता है। इसकी वजह से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। लीनिना लग अल नीनो की ठंडी हवाओं की तुलना में ला नीना की ठंडी हवाएं भारत के एक बड़े हिस्से में व्याप्त होती है। ला नीना वर्षा के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में विशेषकर उत्तर भारत बांग्लादेश में ग्रीष्म मानसून से संबंधित वर्षा सामान्य से अधिक होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक देखिएगा तो ये जो है लाभदायक तो होती ही है, जो कि कृषि एवं उद्योग के लिए मानसून पर निर्भर भी करती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे के पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पर जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा उष्णकटिबंधीय समूह में देखिएगा तो सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। शुष्क जलवायु देखिएगा तो वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। पोषण शीतोष्ण देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम अक्षांशीय जलवायु। ये सभी पॉइंट जो है जो भी यहाँ पर डायग्राम में लिखा गया एक बार अपने से रिवीजन करिएगा। इसको हमें रिवीजन करने की कोई जो है यहाँ पर ज़रूरत नहीं थे। हमारे ख्याल से ये जो है आप लोग को एक बार रिवीजन करना है, इसको याद करना है। शीतल हिम वन जलवायु वर्षा के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 अंश तापमान से 3 डिग्री नीचे। शीत देखिएगा तो सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। उच्च भूमि तापमान देखिएगा तो ऊंचाई के कारण जो है शीत। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए फुल पेज में जो है यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, जो कि मैं आप लोग को जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो कोपेन के अनुसार जो है जलवायु के प्रकार यहाँ पर बताया गया है। इसको एक बार रिविजन करिए, उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को स्टॉप करेंगे। एक बार इसको जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद भी नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार जो है आप लोग इसको रिवीजन जरूर करिएगा। अब ये नहीं कि मैं बोल दिया हूँ कि इसको ना याद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग इसको साफ छोड़ दीजिएगा। एक बार रिवीजन करिएगा, हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले, तो आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग थोड़ा थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाए रहेंगे, पहले से रिवीजन किए रहेंगे, यहाँ पर आप लोग के सामने जो है तुक्का भी लगाने में आसानी होगा। निकालने का मतलब कि आप लोग को 1-2 ऑप्शन में डाउट होगा, न कि चारों ऑप्शन में डाउट रह जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि जो जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आज के जो सेशन में हम लोग 3 चैप्टर देखें, यानी 2, 3, 4 तक हम लोग देख चुके हैं। अब जो है कल के सेशन में हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी भारत की नदियाँ हम लोग कल के सेशन में स्टार्ट करेंगे। आज ही जो है भारत की नदियाँ हम लोग पढ़ सकते थे, बट ये अपने आप में बहुत ज़्यादा लंबा जो है चैप्टर है भारत की नदियाँ, यानी 3 नदी तंत्र के बारे में हम लोग को देखना है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोग कल के सेशन में इसको स्टार्ट करेंगे और आगे जो है देखेंगे कि हम लोग कहाँ तक कल का सेशन कंप्लीट करते हैं। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सही पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट रह जाता है, किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है, तो आप लोग इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सभी को जो है रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। बार बार रिवीजन करते रहिए, रिवीजन से ही आप लोग अपने एग्जाम में सफलता पाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।